राहुल गांधी लगातार हाथ में संविधान की प्रतियां लेकर के घूम रहे हैं, बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में है। उस पर एक और तड़का लग गया अमित शाह के द्वारा बाबा साहब के विवादित बयान देकर के। क्या कहेंगे? दोनों एक ही सिक्के के चट्टे बट्टे हैं, दोनों संविधान विरोधी हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस संविधान का समर्थन करती है और बीजेपी संविधान का समर्थन करती है, दोनों संविधान विरोधी हैं। कांग्रेस पार्टी में भी संविधान का संशोधन हुआ है और बीजेपी तो बार बार खुलेआम संविधान का विरोध कर रही है। और कांग्रेस जो है संविधान की खतरे में बात को कहकर राजनीतिक जो फायदा है उन्होंने लिया है। संविधान ना कल खतरे में था ना आज खतरे में है। संविधान को बदलने के लिए उनको 1000 बार बदलना होगा। अपने आप जब तक वो व्यक्ति संविधान का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक वो संविधान को नहीं बदल सकते हैं। संविधान को बदलने के लिए उनको संविधान को पढ़ना होगा, वो संविधान को पढ़ते ही नहीं है। संविधान में एक ऐसा आर्टिकल लिखा हुआ है कि किसी भी हाल में उस संविधान को, यहाँ के हक अधिकार को बदला नहीं जा सकता है। उसके बावजूद भी एक संविधान बदलने की बात कहता है और एक कहता है कि हम संविधान खतरे में है। तो इससे दोनों को फायदा है, क्योंकि संविधान विरोधी है वो लोग एक मत हो जाते हैं और जो संविधान को मानने वाले लोग हैं वो लोग भी संविधान बदल जाएगा खतरे में है, इसको लेकर एकजुट हो जाते हैं। तो दोनों को राजनीतिक फायदा मिल जाता है। लेकिन देखा जाए तो ये लोग दोनों बाबा साहब का विरोधी रहे हैं। बाबा साहब को मानने वाले दोनों नहीं हैं। अगर मानने वाले होते तो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, जो उनकी विचार थी, जो करना चाहते थे, वो काम दोनों पार्टी कर सकती थी, क्योंकि दोनों केंद्र में कुछ कांग्रेस पार्टी ज़्यादा रही है, बीजेपी का कार्यकाल थोड़ा कम है, लेकिन केंद्र में दोनों पार्टी ने सत्ता में रहा है। और सत्ता में रहते हुए अगर इतना ही हितैषी कांग्रेस भी होती और बीजेपी तो खुलेआम विरोध कर ही रही है, तो हमें लगता है कि स्थिति आज यहाँ SC ST OBC की नहीं होती। यहाँ पे बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है, लेकिन हम कहते हैं कि वन इलेक्शन ठीक है, लेकिन वन एजुकेशन अगर हो जाए, वन सिलेबस हो जाए, वन कंपटीशन हो जाए, तो हमें लगता है कि बाबा साहब का सपना साकार हो सकता है। यहाँ पे ये लोग बात नहीं करेंगे कि वन कंपटीशन होनी चाहिए, वन एजुकेशन होना चाहिए, वन यहाँ पे आपका सिलेबस होना चाहिए, इस पर बात नहीं करेंगे। अगर ये लोग बाबा साहब को मानते हैं, कांग्रेस पार्टी भी मानती है, तो इन तीनों चीज़ को लागू करे, चूंकि विपक्ष में है और विपक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर चाह लेंगे कांग्रेस पार्टी कि वन एजुकेशन, वन सिलेबस, वन कंपटीशन हो, तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि बाबा साहब के वो अनुयायी हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं। अगर ये तीनों नहीं करते हैं तो हम कांग्रेस को भी मानते हैं कि कांग्रेस भी बाबा साहब का विरोधी है। लगातार देश में अधिकतर शासन कांग्रेस की रही और 76 बार संविधान को बदला गया। बीजेपी कहती है हम संविधान को जनता के हित के लिए संशोधन कर रहे हैं, और कांग्रेस बदलती है तो अपने स्वार्थ के लिए बदलती है। देखिए, कांग्रेस भी अपने हित के लिए संविधान संशोधन किया है और बीजेपी भी अपने स्वार्थ के लिए संविधान को संशोधन करना चाहती है। यहाँ SC ST का जो हक अधिकार है उसे खत्म करना चाहती है। यहाँ निजीकरण व्यवस्था किसने लाया? निजीकरण बिल किसने लाया? निजीकरण बिल लाने से यहाँ पे जो SC ST को नौकरी मिलती थी, आरक्षण मिलती थी, वो खत्म हो चुका है प्राइवेटाइजेशन में। तो प्राइवेटाइजेशन कौन लाया? किस सरकार ने लाया? तो दोनों अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ कोई भी SC ST OBC के लिए काम नहीं कर रहा है। नहीं तो ऐसे भी तो ST SC OBC अधिकतर जॉब से पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करते, शिक्षा पर उनको ध्यान ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर एकलव्य नहीं, ये देखिए, आप ये कह सकते हैं एकलव्य कमजोर नहीं था। एकलव्य की अगर कहानी आप पढ़ेंगे तो उसका उदाहरण मैं अभी का यूनिवर्सिटी में देना चाहता हूँ कि पहले एकलव्य का अंगूठा काटा गया था द्रोणाचार्य के द्वारा, और आज यूनिवर्सिटी में SC ST OBC के लोगों का नंबर काटा जाता है। मानसिकता वही है।
मानसिकता बदला नहीं है, सोच बदला नहीं है। आप देखिएगा तो लिखित जो एग्ज़ाम होती है, SC ST के लोग मेरिट में आते हैं, लेकिन इंटरव्यू में वही 0 में आ जाते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं एक उदाहरण बता देना चाहता हूँ। जो लोग तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू में गए होंगे, उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम होंगे, और वो अगर चैनल को देख रहे होंगे तो बहुत अच्छी से जानते होंगे, अच्छी तरह से जानते हैं। अगर इंटरव्यू में वो मेरिट में आए हैं, SC ST के लोग, OBC के लोग, तो इंटरव्यू में जब जाते हैं ना, तो उनसे पूछा जाता है नाम क्या है। अगर नाम से उनकी जाति पहचान नहीं होती है तो उनका पिता का नाम पूछा जाता है। पिता का नाम से अगर कंफर्म नहीं होता किस जाति का है, तो उनको पूछा जाता है कि दादाजी का क्या नाम है। और जैसे दादाजी का नाम पता चलता है, जाति निश्चित रूप से आ जाता है। और जैसे जाति का उद्भेदन होता है, उसी हिसाब से उसे इंटरव्यू किया जाता है, और उसके बाद उससे पूछा जाता है कि अमेरिका का 12वां राष्ट्रपति कौन था। अब हमको बताइए कि एक व्यक्ति 12वां राष्ट्रपति अमेरिका का बता सकता है? क्या नहीं, कोई पढ़ेगा क्या नहीं बताएगा। नहीं, ठीक है, इतिहास याद नहीं रखते हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात मानते हैं, लेकिन वही जब जनरल क्लास के लोग इंटरव्यू में जाते हैं तो उससे पूछा जाता है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, उससे सवाल क्यों फिर चेंज किया जाता है? 70-80 साल का पुराना रिकॉर्ड है। नहीं, आप भारत का किसी भी SC ST को पूछ लीजिएगा कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो बता देगा। लेकिन SC ST के लोगों को पूछा जाएगा कि अमेरिका का भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो SC ST के साथ सवाल कुछ और किया जाता है और जनरल के साथ सवाल कुछ किया जाता है। इसका मतलब मानसिकता उसकी कुछ और है। यहाँ के लोगों को भागीदारी और प्रतिनिधित्व से रोकना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि आपकी मानसिकता संकुचित है और ऐसा संकोच करते हैं कि लोग इस तरह का ST SC लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? नहीं, मन में आपको नहीं 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 नहीं, जो इंटरव्यू गए हैं उन लोग से जब पूछिएगा तब पता चलता है। हम लोग सोशल वर्क करते हैं, जो इंटरव्यू में जो एग्ज़ाम होती है, SC ST के लोग मेरिट में आते हैं, लेकिन इंटरव्यू में वही 0 में आ जाते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं एक उदाहरण बता देना चाहता हूँ। जो लोग तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू में गए होंगे, उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम होंगे, और वो अगर चैनल को देख रहे होंगे तो बहुत अच्छी से जानते होंगे, अच्छी तरह से जानते हैं। अगर इंटरव्यू में वो मेरिट में आए हैं, SC ST के लोग, OBC के लोग, तो इंटरव्यू में जब जाते हैं ना, तो उनसे पूछा जाता है नाम क्या है। अगर नाम से उनकी जाति पहचान नहीं होती है तो उनका पिता का नाम पूछा जाता है। पिता का नाम से अगर कंफर्म नहीं होता किस जाति का है, तो उनको पूछा जाता है कि दादाजी का क्या नाम है। और जैसे दादाजी का नाम पता चलता है, जाति निश्चित रूप से आ जाता है। और जैसे जाति का उद्भेदन होता है, उसी हिसाब से उसे इंटरव्यू किया जाता है, और उसके बाद उससे पूछा जाता है कि अमेरिका का 12वां राष्ट्रपति कौन था। अब हमको बताइए कि एक व्यक्ति 12वां राष्ट्रपति अमेरिका का बता सकता है? क्या नहीं, कोई पढ़ेगा क्या नहीं बताएगा। नहीं, ठीक है, इतिहास याद रखते नहीं हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात मानते हैं, लेकिन वही जब जनरल क्लास के लोग इंटरव्यू में जाते हैं तो उससे पूछा जाता है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, उससे सवाल क्यों फिर चेंज किया जाता है? 70-80 साल का पुराना रिकॉर्ड है। नहीं, आप भारत का किसी भी SC ST को पूछ लीजिएगा कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो बता देगा। लेकिन SC ST के लोगों को पूछा जाएगा कि अमेरिका का भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो SC ST के साथ सवाल कुछ और किया जाता है और जनरल के साथ सवाल कुछ किया जाता है। इसका मतलब मानसिकता उसकी कुछ और है। यहाँ के लोगों को भागीदारी और प्रतिनिधित्व से रोकना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि आपकी मानसिकता संकुचित है और ऐसा संकोच करते हैं कि लोग इस तरह का ST SC लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? नहीं, मन में आपको नहीं 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 नहीं, जो इंटरव्यू गए हैं उन लोग से जब पूछिएगा तब पता चलता है। हम लोग सोशल वर्क करते हैं, जो इंटरव्यू में मेरिट में आते हैं लिखित एग्जाम में, और इंटरव्यू में फेल होके आते हैं, तब उनसे पूछते हैं। और कई लोगों से हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारा SC ST जनरल सभी से हमारा संपर्क है और सभी से पूछा जाता है, तो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि आपसे कुछ सवाल किया गया, उनसे कुछ सवाल किया गया, तो इसका मतलब है कि उससे घेरना चाहते हैं। अभी की डेट में किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, SC ST कहीं कमजोर नहीं है, बस उसे रोकना उनकी मानसिकता है। अगर उनसे जगह मिला जाए, किसी क्षेत्र में चले जाइए, चाहे आप एजुकेशन में चले जाइए, सांस्कृतिक में चले जाइए, खेल में चले जाइए, प्रतिभा की झारखंड या भारत के लोगों में कोई कमी नहीं है।
उसको मौका नहीं दिया जाता, उसको रोका जाता है। आप बता दीजिए ना कितने खिलाड़ी SC ST के लोग हैं, या OBC के लोग भी हमको लगता है कि नहीं होंगे। तो ये एक रोकने का उनका प्रयास है। अच्छा नहीं, ये जो अभी अभी जो संसद में कोहराम मचा हुआ है कि ये बाबा साहब का ये अपमान कर दिए, क्या कांग्रेस के मुंह से ये बात अच्छा लगता है? देखिए, कांग्रेस भी जान चुकी है कि बिना बाबा साहब का नाम लिए हुए हम करने पार नहीं कर पाए। नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे SC ST OBC के लोग जान चुकी है कि बाबा साहब ने हमें क्या दिया है। तो इसलिए बाबा के साहब के नाम से सब राजनीतिक करना चाह रहे हैं, लेकिन बाबा साहब का जो सपना था वो सपना को स्वीकार कोई नहीं करना चाहते हैं। अब बता दीजिए ना कि जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ना BJP कर रही है, ना कांग्रेस की। बाबा साहब ही तो जाति गणना के विरोध थे। कौन बोलता है? बाबा साहब कभी जाति आधारित जनगणना के विरोधी नहीं थे, एकदम थे। नहीं थे। कहाँ पर आप पढ़े? जाति आधारित आप आर्टिकल पढ़ लीजिए। कौन सा आर्टिकल? आप 340 पढ़ लीजिए, OBC का पहला जिक्र है। 341 पढ़ लीजिए, SC का है। 342 पढ़ लीजिए, 300 ST का है। जाति आधारित जनगणना जब तक नहीं होगा, 341 और 42। अब हम आपको बताते हैं कि बाबा साहब, आप जो बोल रहे हैं कि बाबा साहब जाति आधारित जनगणना में भी थे, 1928 के गोलमेज की आप पढ़ लीजिएगा। गोलमेज जो लंदन में हुआ था, बाबा साहब ने किस बात को वहां रखे थे, और जो जाति आधारित जनगणना हुआ 1931 में, किनके बदौलत हुआ? बाबा साहब ने ही वहां पे जाके अपनी बात को रखे, और साइमन कमीशन यहाँ आके जाति आधारित जनगणना किया, और उसमें सूची बनी जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति, दोनों की सूचियां बनी। तो वो अछूत है, हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत वो आते हैं। वर्ण के आधार पर उनको दिया गया था आरक्षण, और वो जाति दिया गया था। वो बाबा साहब कांग्रेस में थे, जाति गणना काहे नहीं करवा पाए उतना दिन से? बाबा साहब कब सत्ता में थे? सत्ता में नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के थे ना। कांग्रेस के कानून मंत्री इस्तीफा क्यों दिए? तो कांग्रेस के चलते दिए, कांग्रेस जबरदस्ती नहीं। अब हम आपको बताते हैं इस्तीफा बाबा साहब ने क्यों दिया था। बाबा साहब ने इस्तीफा दिया था क्योंकि SC ST को आरक्षण तो 1931 में ही दिला दिए बाबा साहब। अब आजादी की बात छोड़ दीजिए, SC ST को आरक्षण बाबा साहब ने 1931 में दिलाए, और जब आप कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, सत्ता की बात कर रहे हैं, तो OBC आरक्षण को लेकर नहीं लागू करना चाहती थी, तब जाके बाबा साहब ने इस्तीफा दिया था। हिंदू कोड बिल को लेकर इस्तीफा दिया था। बाबा साहब ने सभी को समान अधिकार देना चाहते थे, महिलाओं को भी, इसलिए इस्तीफा। दो कारण था, हिंदू कोड बिल और OBC का आरक्षण लागू करना चाहते थे। अच्छा, लगातार ये आवाज उठ रही है कि संविधान खतरे में है। वास्तविक में लगता है कि संविधान खतरे में है? अगर मनुवादी व्यवस्था के लोग अगर सत्ता में रहेंगे तो निश्चित रूप से संविधान खतरे में होगा। अच्छा, मनुवादी से क्या दिक्कत है आपको? मनुवादी से यह दिक्कत है, मनुवादी का धारा जो ढांचा चिका हुआ है इक्वल नहीं है, स्टेगल है। अगर इक्वल होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊंच नीच है उसमें, वन व्यवस्था पे आधारित है मनुवादी व्यवस्था। अगर आप चाहते हैं कि वन व्यवस्था, अगर जिनको लगता है कि वो हमको नहीं वन व्यवस्था सही है, तो उनके लिए सही है, हमारे लिए सही नहीं है। हमारे लिए आप भी एक हैं, हम भी एक हैं। यहाँ पे जितने भी मानव समाज के लोग हैं, सभी एक समान हैं। तो जब सब एक समान बोलते हैं तो फिर जाति जनगणना क्यों कराना चाहते हैं? जब तक जाति आधारित मानसिकता के लोग रहेंगे, ST SC अगर रहेगा, आप जाति खत्म कर दीजिए। हम तो जाति का विरोध करते हैं, जाति खत्म कीजिए। हम जाति आधारित जनगणना की मांग नहीं करते हैं। जब तक जाति रहेगी तब तक तो हमको अधिकार मिलना चाहिए ना, जितना हमको संख्या में आप जाति बना के रखोगे। आप जाति खत्म कर दीजिए, मामला ही खत्म हो जाएगा, कोई जाति नहीं रहेगी। आप खत्म कर दीजिए ना, काहे मांग करेगा कोई। लेकिन जब तक जात होगा तब तक हमको उस अधिकार मिलेगा। अगर हम 10% तो 10% हमको मिलना चाहिए। मेरा नाम अवधेश बैठा, बहुजन समाज पार्टी रांची जिला अध्यक्ष।